बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सियालकोट में होने वाले अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों को सख्त सज़ा देने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब नून लीग क़यादत ने आज फारूक सत्तार साहब से कहा मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब आज कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा और सब्र करें, कीमतें नीचे आएंगी। इस समेत दिन भर जो अहम मौजूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आपके डॉक्टर साहब, मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब जो आज बात कर रहे हैं कि कीमतों में मज़ीद कमी आएगी आने वाले दिनों में, किस तरह से किस फार्मूला के तहत वो ये बात कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की कड़ी शराइत पर हम IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में वाकई में महंगाई में कमी आएगी? मुझे लगता है जी हुकूमत की बहुत सी जो शख्सियात हैं वो ख़ुद कलामी अपने आप से ही बात करते हैं। तो उसमें एक तरीका तो ये हो सकता है कि क्योंकि कोई प्लान तो है नहीं सामने, मतलब कैसे कमी आएगी? मतलब कर्जा ले रहे हैं, कर्जे पे शराइत आयद हुई हैं, क्या कुछ महीनों में कमी आएगी। रज़ाक दाऊद साहब और शौकत तरीन साहब कुछ महीनों में, कुछ अरसे में ठीक हो जाएगा। कितने अरसे में होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो हंसी मजाक सही लगती है। अब तो ये संजीदा शख्सियात हैं, तो कम से कम ये है कि मरहम अगर नहीं लगा सकते तो नमक तो ना छिड़के। मतलब क्या प्लान है? कोई प्लान ही नहीं, ऐसे बस बैठ जाते हैं आके। और उसमें वहाँ से सऊदी अरेबिया से जो कर्जा लिया है उस पर फॉरेन ऑफिस वजाहत करे, कोई समझाएं लोगों को कैसे होगा। एक मिनी बजट तैयार पड़ा है, वो किसी वक्त भी आज उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री ने भेज दिया था, उसके बाद साइन वाइन हो गए, किसी वक्त भी वो लागू हो जाएगा। तो उसके बाद वो कुछ अर्से तक ये ऐसे ही रहेगा। आप लोग परेशान ना हो बस, और हंसी मजाक करके घबराएं नहीं। और ये तो मतलब ये तो बिल्कुल एक अजीब सी बात है, और मैं इस पर अब क्या तज़िया दूँ, इनका वक्त बर्बाद करने वाली बात है। और इतना कुछ इमरान खान साहब को इस वक्त जो है वो फोर फ्रंट पे आके खेलने की ज़रूरत है। इतना कुछ रीजन में हो रहा है, मुल्क में हो रहा है, बाकी मामलात हैं, लेकिन यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुद फ्रंट पे नहीं आते, अपने तर्जुमान उनके आते हैं। वो बात तो सही कर रहे हैं शौकत तरीन साहब जो, लेकिन वो शराइत कैसे आए हुए हैं, उनका क्या करना है जो स्यापा पड़ा हुआ है कर्जे का और करंट डेफिसिट और वो सारे इश्यूज़। तो और जो रज़ाक दाऊद साहब हैं वो मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है कि कौन सी चीज़ वो क्या करते हैं। माजरत के साथ मुझे नहीं, मैं इस पे मुझे पता है रज़ाक दाऊद साहब हैं इस टीम में, मगर क्या करते हैं मुझे इसका इल्म नहीं है। मैं अपनी यहाँ पे जो है ना, मुझे अचानक आज याद आया कि रज़ाक दाऊद साहब भी हैं तो मैं भूल गया था कि रज़ाक दाऊद साहब भी इस माशी टीम में कहीं हैं। वो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ये मुझे नहीं पता। कोई दरामदाद बढ़ गई, कोई बरामदाद बढ़ गई, क्या होगा कुछ नहीं पता। वो हैं बस रज़ाक दाऊद साहब, अल्लाह उन्हें खैरियत से रखे। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि आज इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट भी किया उसके ऊपर, और एक अफसोसनाक वाक़या, अफसोसनाक भी क्या, इसके ऊपर तो कोई तबसरा भी क्या किया जाए। आज जो सियालकोट में हुआ है, वो एक हमारे इंतहाई अच्छे बरादर मुल्क श्रीलंका के वहाँ पे मैनेजर, उनको निकाला है हजूम ने, और वो उसमें जो है वो उनको पहले बेहरमती की लाश की, उसकी तफसीलात भी नहीं पता अभी तक। जो भी कुछ हुआ है वो बिल्कुल जो है ऐसा लगता है जैसे एक पागलों का टोला जो है उसने कोई काम किया वहाँ पे, और वो उसके बाद जो है वो तहरीक लबैक की तरफ से वजाहत भी आई है उन पे, और यकीनन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और बाकी लोग भी इस ऊपर देखेंगे कि क्या हुआ है। और आज एक अजीबो गरीब वाक़या और पेश आया। यहाँ इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ आ रहे थे दोपहर के वक्त, तो अचानक जो वहाँ से गुजरी गाड़ी तो दरख्त साइडों पे, तो एक दरख्त के ऊपर से एक बंदा रोड पे गिरा के वो उसकी डेथ हो गई है। पता चला उसने कहीं से खुदकुशी की है, छलांग लगा के खुदकुशी की? जी G10 के इलाके में, G8 के इलाके में। अभी तक जो है उसकी ये डिटेल्स आई। और इससे पहले वो कराची में जो है वो एक वाक़या जो मॉल के अंदर भी पेश आया। जी बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ ये हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान जो फासला है वो कितना मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल, मतलब रज़ाक दाऊद साहब जो है काबिल एहतराम है, शौकत तरीन साहब या बाकी जो हमारे अकाबरीन हैं, इनको
कितना अंदाज़ा है इस वक्त। एक ज़माने में कहते थे कि यार वो बिल्कुल, हाँ यकीन भी करते थे कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको कोई ना कोई उनको पल्स का ज़रूर पता होगा कि नीचे गली मोहल्ले में अवाम में क्या सोच है, क्या है, और किस तरह से लोगों की ज़िंदगियां गुजर रही हैं, क्या मसाइल हैं, कितनी शिद्दत पसंदी बढ़ रही है, कितनी गुर्बत बढ़ रही है, क्या इश्यूज़, क्या क्या इश्यूज़ है माशरे के। तो उनको कोई रिपोर्ट, कोई एहसास होता। लेकिन फिर आप थोड़ी देर बाद देखते हो हंसते हुए आते हैं, हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, उछल कूद। आप कहते हो यार नहीं, कोई बड़ा एक अजीब सा मसला है कि दरमियान में जो फासला है वो इतना बढ़ गया कि शायद उनको समझाना भी मुश्किल है। मतलब उनको कहा जाए कि मतलब वो वाकई नहीं यकीन करेंगे कि महंगाई है, क्योंकि उनको महंगाई तो तब पता चलेगी ना कि उन्होंने सही सरमायाकारी की हुई है 10 अरब की, तो 10 अरब में से उनके पास तो कैश फ्लो आ रहा है ना, पैसे वापस आ रहे हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं पता। या उनके 50 अरब डॉलर कहीं पड़े हुए हैं, जो भी कुछ है खुदा जाने, उन्हें कुछ नहीं पता। तो उन्हें वाकई वो अपनी जगह सही है, उन्हें, क्योंकि उनके तो पैसे आ रहे हैं ना, उन्हें कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि जो नीचे जो कुछ हो रहा है उसका शायद उनको, वो अपनी जगह सही कहते होंगे, वो अपनी जगह, मैं इस बात को अब समझता हूं कि वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कहते होंगे। उनको वाकई इस बात का कतई इल्म नहीं होगा कि बिजली का बिल, गैस का बिल, सब्जी, आटा, दालें क्या है, क्योंकि वो उनकी एक दुनिया ही अलग है। तो इसलिए उनको मुरद इल्ज़ाम ठहराना या उनसे मुतालबा करना या उनसे कोई बात करना या उनसे कहना, ये बिल्कुल हासिल है। मतलब मैं अब प्रोग्राम में गुजारिशात भी बंद कर दी हैं, क्योंकि होता है ना कि आप कहें तो अब छोड़ दें, वो कहते हैं उनको हाल पे छोड़ दें। और ये वो लोग हैं जो एक लावा पकड़ा होता है ना नीचे, एक आतिश शीशा पकड़ा होता है और उसके ऊपर वो घास लगी होती है और उसमें पिकनिक बना रहे होते हैं बैठ के। ये पहले मिसाल दे चुका हूँ, पिकनिक बना रहे होते हैं, कितनी अच्छी पिकनिक है, उनको तो लावा पकड़ा है, वो फटेगा किसी वक्त भी, सबको भाग के ले जाएगा, ठीक है। और उसमें सबसे पहले वो उड़ेंगे जो पिकनिक बना रहे हैं चोटी पे बैठ के, क्योंकि लावा पक रहा है ना अंदर, उनको अंदाजा नहीं है। अब वो जो नौजवान है कराची में, उसने खुदकुशी कर ली जाके। और ये जो है शिद्दत पसंदी, ये मैं सियालकोट में आज से कोई 10 साल पहले, 2010 में, मैं अब हमारी यही टीम और हमारे ब्यूरो चीफ थे उस वक्त, मैं चैनल में था, तो हम लोग सियालकोट गए थे। वो 2 भाइयों को वहाँ पे मारा था और उनको बिल्कुल, वो हाफिज़ कुरान थे दोनों, और उनका केस उठाया था। फिर हम इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत तक ले गए थे वो केस। और फिर उसके बाद अच्छा, कमाल की बात, मैं लाहौर से सियालकोट जा रहा था, वहाँ पे थी उस वक्त फिरदौस आशिक ईमान साहिबा और का एरिया था, और साथ ख्वाजा आसिफ साहब, दोनों उस वक्त पार्लियामेंट में थे। तो जब मैं पहुंचा उन भाइयों के घर पे, तो फिरदौस आशिक ईमान साहिबा बैठी हुई थी, और वहाँ पे पूरे, तो मैं सारी ज़िंदगी वाकई नहीं भूलूंगा। और आज मैंने फिर वही मनाजर देखे। जब मैं वहाँ से निकला ताज़ियत करके उन भाइयों की, तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था, बच्चा, कोई होगा कोई 16-17 साल का। तो मेरे पास आया और आके, टीम थी हमारी पूरी, तो आके कहता है कि डॉक्टर साहब वो नहीं सर वो ऐसा है कि मेरे दोस्त थे। तो मैंने कहा बेटा अच्छा, बड़ा अफसोस हुआ सुन के। कहते सर आपसे 2 मिनट बात करनी है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा ये कोई बात करेगा, कोई बताएगा मसला। मोहल्ले में एक अजीब सा माहौल, वहाँ पे पूरी दुनिया रो भी रही है, उनके घर में भी इश्क। कहता है मैं उनका दोस्त हूँ। मैंने कहा क्या? तो कहता है कि मैं वहाँ पे मौजूद था। ये 16-17 में होते ना बाज़ वाक़यात, आपके जहन से कभी नहीं जाते। तो मैंने उस ज़माने में अपने प्रोग्राम में बात की थी, और आज मैं 10 साल बाद फिर दोहरा रहा हूँ। तो मुझे कहता है कि वो, मैं जी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जब ये हो रहा था ना वाक़या, तो ये मैंने, उस ज़माने में स्मार्टफोन्स नहीं थे, ये छोटा बिल्कुल नए फ़ोन्स आए थे, कोई इस तरह के फ़ोन्स थे जिन पे वो, तो कहता है ये मैंने ये वीडियो बनाई है उनकी 3-4 मिनट की। तो ये एक चैनल वाले मुझे इसके 18,000 रुपये दे रहे हैं इस वीडियो के। तो मैं आपको बस अब बड़ा पसंद करता हूँ, तो ऐसा है कि आप मुझे 15,000 रुपये दे दें तो मैं आपको वीडियो दे देता हूँ। मैं उस बच्चे की शक्ल देख रहा, मैंने कहा बेटा आपके दोस्त थे वो? कहते हैं जी। तो मैंने कहा आप वहाँ पे वीडियो बना रहे थे? कहते हैं जी सर मैं वीडियो बना रहा था। ये आप देखें ना कितना साफ नज़र आ रहा है, ये देखें ना दोनों को मार रहे हैं, और ये देखें लेके जा रहे हैं खींच घसीटते सड़क पे। तो मैं उस बच्चे की सिर्फ आंखें देखता रहा, तो शक्ल मैं सिर्फ ही देखता रहा। वो बच्चा, उसके अंदर कोई एहसास नहीं था इस बात का कि ये उसके दोस्त। वो मुझे सिर्फ
उसकी कोशिश ये थी कि मैं उससे 15-16 हज़ार रुपये में वो वीडियो ले लूँ। और आज मैं फिर ये देख रहा था कि वो वहाँ पे लोग जो हैं कोई वीडियो बना रहा है, लोग पीछे वो आग लगाई हुई है और वो सेल्फी बना रहे हैं लोग। तो नौजवान, अब मसला ये कि ये क्या किस तरफ जा रहा है। वो मिसाल खान था एक बच्चा, वो बच्चा, फिर मुख्तलिफ वाक़यात हैं। मतलब आप चंद सालों में देखिए ना तो मुख्तलिफ, या तो शिद्दत पसंदी जो है ये हर जगह पे बढ़ रही है। आप अगर देखें सियासत में देखें, आप अखलाकियात देखें, आप बहस मुबाहिसा, आप लोगों की कैसे कैसे लोग, अभी ज़ियाउद्दीन साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, क्या नफीस शख्सियत, अभी वो गए, आरिफ निज़ामी साहब, अजमल नियाज़ी साहब, रहमान साहब, अच्छे बात करने वाले लोग जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। और जो है वो एक अजीब सी जुनूनियत, ना कोई बात करनी है, ना कोई बहस है, ना कोई मुबाहिसा है, ना कोई आप कोशिश करते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो आपके लीडराने ग्रामी की गुफ्तगू ना सुने। मतलब बच्चे आपके जो है ना वो कहीं ये ना देख लें कि ये पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। मतलब बच्चे कुछ कुछ देख लें, और मतलब ये उसकी वीडियो आएगी तो उसको ये ना सुने। अब आप महफूज किससे रख रहे हैं? आप महफूज कर रहे हैं अपनी नस्ल को, किसी तरह से बचाएं अपनी नस्ल को उन लोगों से जो आपके ऊपर नाजिल हैं, जो उसकी वीडियो, इसकी वीडियो, उसकी ऑडियो, इसकी ऑडियो, वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, ये मुंह दिखा, मतलब इन लोगों से, सबसे अक्रॉस द बोर्ड जितने भी हैं जिनकी जिंदगियां इसमें, जो खुश हो रहे हैं इस बात पे, खुश, गद्दारी के फतवे, कुफर के फतवे। मैं 10 दफा इस प्रोग्राम में गुजरा, लेकिन मैंने कहा अब वो ऐसा लगता है बाज़ दफा कि आप वो दीवारों से टकरे मार रहे हैं कि ये कुफर के फतवों पे ये बना था नेशनल प्लान में, और हो गया था कि कुफर के फतवों पे पाबंदी और गद्दारी के फतवों पे जो बात हो तो गद्दार, मतलब आधे मुल्क को आपने गद्दार बना दिया। वो कोई गद्दार है, कोई काफिर है, कोई ये फतवे, कोई वो फतवे, कोई। और उसका नतीजा क्या निकला है कि इतना लोगों में गुस्सा, और भी वजूहात हैं बहुत सारी, लेकिन आप देखें तो सही ना जरा, तलबा असातिज़ा को मार रहे हैं, असातिज़ा जो हैं वो अपने सीनियर्स को मार रहे हैं, वकला जो हैं वो जज साहिबान पे हमले हो रहे हैं। अच्छा, वो जज साहिबान पे इसलिए हमले कर रहे हैं, वो कहते हैं ये तो हमारे अंदर से निकल के आया है, हमें पता है कैसे अपॉइंट हुआ है यहाँ पे। तो मतलब है कि हर जगह आपको एक अफरा तफरी नजर आ रही है। और इस अफरा तफरी को ठीक किसने करना है? जिन्होंने ठीक करना है वो माशाल्लाह उनको आप देखें, मतलब वो, मतलब क्या है, ना कोई एहतसाब हो रहा है, ना कोई सजा हो रही है, ना कोई जजा हो रही है। ठीक है, आपके ब्रेन ड्रेन मुल्क से हो रहा है और वो नून में से शीन निकल रही है। 20-40 साल से रियासत लगी हुई है, नून में से शीन निकालो, इसके साथ उसको तोड़ो, उसके साथ उसको निकालो, उधर से तो पतंग टूट के उधर चली जाए, उधर से उधर चली जाए, उन्हें मिल जाए, ये मिल जाए। देखें आप, तो बात यह है कि अदालती निज़ाम देखें, उसमें सलाहत आनी थी, वहां पे क्या हुआ। बाकी मैंने कहा ना, हर तबके में आप देखें, हर तबके में, जहां पे हम बैठे हुए इस तबके समेत हर तबके में इन्हितात आता है ना माशरे में, तो हर तबका, कोई तबका उससे बचता नहीं है। फिर हर जगह इन्हितात, हर अदारे में इन्हितात नजर आएगा। अब 4 साल पहले क्या देख लें कि उस सीट पे कौन शख्सियत बैठी हुई थी, किसी भी सीट पे, उसके बाद देख लें, उसके बाद देख लें, आपको ऐसे नजर आएगा जाता हुआ। आप डिस्कस करें, बात करें, आप कहेंगे यार एक मिनट हट जाओ, दूर हट जाओ यार यहां से। मतलब शायर, अदीब, उलमा जबरदस्त अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वो, उनकी शायद बात नहीं पहुंच पाती शायरों की या अदीबों की, या एक अफरा तफरी। तो बड़ा बदकिस्मत वाकया है जो आज पेश आया है। और अब आप तसव्वुर करें ना कि बाहर किसी मुल्क में कोई पाकिस्तानी के साथ ऐसे हो, या किसी इंडियन के साथ हो, या किसी बांग्लादेशी के साथ हो, या किसी के साथ भी हो, कहीं किसी मगरबी मुल्क में जिनको हम तरक्की, इंडिया में भी ऐसे ही हो रहा है, हम उन्हें कोसते हैं। लेकिन आज ये देखिए क्या हुआ था। मुझे ये था कि शायद हमारी शिद्दत पसंदी में कुछ कमी हो गई है माशरे में, लेकिन वो एक ही वाकया होता है और वो फिर सारा भागे ले जाता है। आप तसव्वुर करें कि कहीं पर गोरे जो हैं
जिनको हम गोरा मगरबी ये वो बड़ा कोसते रहते हैं रोज बैठ के। आप तसव्वुर करें कि वहाँ पे वो किसी जो है वो स्याह फाम के साथ आज की दुनिया में, मगरबी दुनिया में, और जो जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड है जो सारा दिन कोसते हैं, वहाँ पे वो सारे घेरें और किसी के साथ ये करें। आप तसव्वुर कर सकते हैं? वो एक वाकया हुआ था तो पुलिस वाले ने मारा था एक स्याह फाम को, तो देखे हंगामा खड़ा हो गया था। तो बात यह है कि यहाँ तो कोई गालियां देने के मास्टर हैं, बस गालियां दिलवा लें और कोसने दिलवा लें। और गालियां भी कैसे देंगे आप? मगरिब को गालियां देने का भी, वेस्टर्न कंट्रीज को गालियां देने का भी एक तरीका है ना। मैकडॉनल्ड्स पे बैठ के पेप्सी हाथ में लेके, ठीक है, और उन्हीं के उस पे टेलीफोन आईफोन पे ट्वीट पे गालियां दे रहे हैं बैठे हुए, ये हैं हम। ठीक है, तो अब इस पे क्या तबसरा किया जाए? अमेरिका मुर्दाबाद आईफोन पे ट्वीट कर रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद, और साथ साथ पेप्सी पी रहे हैं और साथ साथ मैकडॉनल्ड्स खा रहे हैं बैठे हुए, ये बर्गर किंग खा रहे हैं, ये हैं। अच्छा, तो ये तो एक अफसोसनाक वाक़या हो गया, इससे बात हो गई। दूसरी दो तीन अहम बातें, बहुत अहम बातें। पहली बात तो ये कि मुत्तहिदा अरब अमारात हमारा बरादर मुल्क, और ज़बरदस्त हमारे उनसे ताल्लुकात रहे, और अच्छे बुरे वक्तों में हमारे साथ रहा। उनका 50वां नेशनल डे तो एक आम पाकिस्तानी के तौर पे उनको मुबारकबाद, और कामयाबी की मिसाल एक सहराओं में, बिल्कुल जहां पर कुछ भी ना था 50 साल पहले, वहां पे आप देखें तो तरक्की, टेक्नोलॉजी, और उन्होंने ना सिर्फ ये कि बाहर से आने वाले लोग, बल्कि उन्होंने अपने लोगों पे इन्वेस्टमेंट की। अब आप एयरपोर्ट्स पे उतरें तो आपको लोकल उनके जो नौजवान और बच्चियां, बच्चे, यंगस्टर्स, वो आपको काम करते नजर आएंगे, और वो बहुत आगे। तो वहां पर बड़ी एक जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई। वो ये हुई है यूएई के अंदर कि यूएई का जो 50 साल का ये जो हमारी तरफ से मुबारकबाद, पाकिस्तान एक आम पाकिस्तानी के तौर पे भी, और ज़ाहिर हुकूमत की तरफ से भी मुबारकबाद गई, तमाम अदारों की तरफ से भी गई। लेकिन वहाँ पे इंटरेस्टिंग बात हुई कि प्रेसिडेंट मैक्रोन फ्रांस के, वो वहाँ पे उन्होंने एक्सपो का दौरा किया। वहाँ पे एक्सपो 2020 चल रहा है, और उस दौरे के दौरान जो है वो उन्होंने कोई, अभी तक इतला ये कि 50 बिलियन डॉलर्स, एक इतला है 50 बिलियन, एक है उससे कुछ कम, सॉरी 15, नॉट 50, 15 बिलियन, 15, तो 15 बिलियन के कोई डिफेंस डील्स गालिबन साइन हो रही है। 15 नहीं तो 10, वो आज या कल में उसकी फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो राफेल तैयारे बड़ी डिफेंस डील फ्रांस के साथ यूएई ने की है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। अच्छा, फिर कतर आ रहे हैं। ये 3 मुल्क जो हैं, इन 3 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं प्रेसिडेंट मैक्रोन, मिडिल ईस्ट में। ठीक। और ये मिडिल ईस्ट में उनके दौरे के शुरू होने से थोड़ी देर पहले, यानी बल्कि दौरा शुरू हो ही गया था एक तरह से, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बैरूत में, और बैरूत के वजीर इत्तलात ने इस्तीफा दे दिया, जिन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ बयान दिया था यमन वॉर के ऊपर, जिसके ऊपर जो है वहाँ के 4 खलीजी ममालिक के सफ़ीर वापस आ गए थे, और जिन्होंने बात की थी यमन की जंग के हवाले से एक बयान दिया था, मुतनाज़ बयान था उनका, लेकिन वो उसके ऊपर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उसको कबूल कर लिया, और उन्होंने कहा कि ये आपने बड़ा अच्छा किया है, और हम आपका जो है, हम सऊदी अरेबिया के साथ अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे चाहते हैं। क्योंकि बात यह है कि फ्रांस का एक बहुत अहम रोल, मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि मिडिल ईस्ट के अंदर फ्रांस जो है वो एक अहम रोल प्ले कर रहा है, करने जा रहा है, इराक समेत। ये पूरा जो खित्ता है, ये खित्ता, ये बात पहले भी हम कर चुके हैं कि पहली जंग अजीम के बाद ये 2 बड़ी कुव्वतों के दरमियान तकसीम हो गया था एक तरह से, बरतानिया और फ्रांस के दरमियान। तो कहीं पे फ्रांस का असर था और कहीं पे बरतानिया का असर था, ठीक है, स्काई पीकॉट एग्रीमेंट्स को कहते हैं। तो फ्रांस का बहुत वहाँ पे असर है, ख़ास तौर पे लेबनान में, जो लीवांत का इलाका है। ठीक। अच्छा, और लेकिन मैं आपको एक बात सिर्फ ये बताऊं, देखें, लेबनान जो है हमारा बरादर मुल्क है, और लेबनान की जो तबाही और बर्बादी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद
ज़ाहिर है फ्रांस वहाँ पे रहा और फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस निकल गया। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो डिवीजन हो गई थी, जिस सल्तनत उस्मानिया, फ्रांस, और हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं बरतानिया और फ्रांस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस भी चला गया, लेकिन फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सब कूद गए लेबनान में। मतलब ईरान भी आ गया, सऊदी अरब भी आ गया, शाम भी आ गया, जो है वो इराक भी आ गया, मिस्र भी आ गया, इसराइल भी आ गया, फ़लस्तीनी भी आ गया, सब आ गए। और लेबनान के लोग कहाँ गए ये एक खुदा जानता है वो लेबनानी कहाँ गए। और बेतहाशा इन्वेस्टमेंट वहां पे लेबनान में, इतनी इन्वेस्टमेंट आई कि अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट वहां पे देखें और लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ भी नहीं हुआ। और फायदा ये हुआ कि करप्शन बढ़ती चली गई और ये जो है 1.5 लाख लोग, ये 75 और 1990 के दरमियान जो है वो 1.5 लाख लोग वहां पे कत्ल हो गए। और वहां पे एक, ये मैं आज देख रहा था इनकी फिगर्स, तो 1993 यानी 1990 में खत्म हुआ है ना वो जो ताइफ एग्रीमेंट, तो 1989 में, मतलब 1975 से लेके 1990 तक खाना जंगी होती रही। ठीक है, खाना जंगी होती रही आपस में सकते। उसके बाद ताइफ एग्रीमेंट हुआ, वो भी एक तरह से मसाले या मज़ाहिब या इस हवाले से ही था, लेकिन तो ठीक रहा। लेकिन मैं सिर्फ भी देख रहा था कि 1993 से लेके 2012 तक इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 170 बिलियन डॉलर्स लेबनान में। और पैसा सारा कहां गया? अच्छा, ये जो लेबनान था ये एक तरह से यूं समझें आपके अमेरिकन ने, क्योंकि पहली खलीजी जंग में सीरिया ने साथ दिया था, तो उनके एक तरह से आउटसोर्स कर दिया था सीरिया को। मतलब सीरिया वहां पे बहुत एक्टिव था। ठीक है, रफीकुल हरेरी के कत्ल तक, जो कि 2005 में हुआ। तो उसके बाद फिर सीरिया बाहर गया, लेकिन उससे पहले सीरिया ही बहुत ज़्यादा सीरिया वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया था। लेकिन हुआ ये कि ये सारा पैसा, जितनी इलाके के लोग थे, जितनी पावर्स थी, उन्होंने अपने अपने सियासतदान उस मुल्क में खड़े कर दिए, अपनी अपनी पार्टियों को सपोर्ट किया। वो उसके नतीजे में ये हुआ कि वहाँ पे आज जो लिबनान के अंदर है, मतलब लेबनान को आप देखें 170 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई और सारी की सारी बाहर चली गई। वही हाल हुआ जो अफगानिस्तान में हुआ है कि करप्ट टू कोर लीडरशिप बाहर के लोगों ने लाके बिठाई, इन्वेस्टमेंट की और पैसा गायब हो गया। और आज जो है अफगानिस्तान के अंदर ये बात हो रही है कि किसी तरह से वहां पे जो मिलियंस में, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस भी नहीं, मिलियंस में पैसा, वर्ल्ड बैंक उनका शायद दुनिया दरख्वास्त कर रही है कि सर्दियां आ गई हैं तो उनका पैसा जारी किया जाए। और सारा इतना बिलियन और ट्रिलियन वहीं आता है, वहीं से ले जाते हैं, बाहर से आता है, बाहर ही चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो कौमें जो खुद अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, जो अपने पैरों पे खुद, यूएई मिसाल है उनमें से, जो खुद अपने पैरों पे, जैसे आप जो मर्जी अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। जो डिपेंड करते रहते हैं कि दूसरा आएगा, बाहर से आएगा, पड़ोस से आएगा, मदद करेगा, बरादर मुल्क होगा, ये मुल्क होगा, जो है वो हर मुल्क जो है अपना मफाद देखता है। ठीक है, तो एक तो ये बात इंपॉर्टेंट। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये प्रेसिडेंट पुतिन और इंडिया, ये मामला हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी ब्लिंकन और जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव, उनकी जो स्वीडन में मीटिंग हुई, वो मीटिंग बड़ी तल्ख हुई। वो मीटिंग कोई अच्छे नोट्स पे नहीं गई। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन यूक्रेन के हवाले से उसके अंदर एक तल्खी रही उस मीटिंग में। तल्ख यानी उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी तल्ख थी। और इसमें मैं सिर्फ यहाँ पर ये वॉशिंगटन पोस्ट जैसे टॉप यूएस, 5वीं स्लाइड, टॉप यूएस रशियन डिप्लोमेट्स ट्रेड ब्लेम इन टॉक्स ओवर यूक्रेन, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब है कि फिर एपी न्यूज़ ये कह रहा है, ये अभी जो उनकी खबर दे रहा है थोड़ी देर पहले, टेंशंस ग्रो ओवर यूक्रेन विद ट्रेडिंग ऑफ थ्रेट्स, एक दूसरे को प्रॉपर थ्रेट्स दी गई हैं। और बीबीसी क्या कह रहा है, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू बीबीसी कि लेवरोव वार्न्स ऑफ रिटर्न टू मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नाइटमेयर। ठीक है, नाइटमेयर, एक पूरा प्रॉपर जंग होगी यहाँ पे अगर आपने जो है। और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी इसी तरह से फिर उनको जवाब दिया। ठीक है, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी कहा कि आप बिल्कुल दूर रहें और हम मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ पर इंटरवीन करें। लेकिन मसला ये है कि वो क्या, अमेरिका के सामने दो इस वक्त इश्यूज हैं
और उन दो इश्यूज को, उस दरिया को कूजे में फॉरेन पॉलिसी ने बंद किया है। तो फॉरेन पॉलिसी का एक आर्टिकल आया हुआ, द केस ऑफ डिफेंडिंग द लिटिल गाय। बड़ा अच्छा लिखा हुआ उन्होंने बार जो वो छोटे लिटिल गाय को कैसे डिफेंड करें। लिटिल गाय कौन से हैं? एक है ताइवान और एक है यूक्रेन। अच्छा, ना ताइवान किसी मुआहदे के अंदर है ना यूक्रेन किसी मुआहदे के अंदर। मैं ताइवान भी हिस्सा, ताइवान तो यूनाइटेड नेशंस का भी हिस्सा नहीं है और यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है। दोनों को अमेरिका ने बचाना, कैसे बचाएं? अब यूक्रेन को बचाने का एक ही तरीका है, भाई यूक्रेन नेटो का मेंबर तो नहीं है, तो यूक्रेन को कैसे बचाएं? तो यूक्रेन को बचाने का एक ही तरीका है कि यूक्रेन को आप उनकी फौज खड़ी कर दें। कितनी फौज खड़ी करेंगे? 100 के करीब उनके पास लॉन्चर्स हैं। यूक्रेन कोई बड़ी पावर तो नहीं है, उनके पास मिसाइल खड़े कर दे तो क्या करेंगे? ठीक है, तो वो यूक्रेन को, लेकिन वो अना का मसला भी है। अच्छा, पाबंदियां आयद करेंगे, पाबंदियों का दौर चला गया, ये मैं आपको बताऊं। पाबंदियां लगाने का दौर खत्म चला गया। ये बशर्ते कि आप अपने ऊपर खुद ना लगवाएं, पाकिस्तान की तरह ज़ियानत से काम लेते हुए अपने ऊपर खुद ना लगाएं। पाबंदियों का दौर गया। वो लेकिन डॉक्टर साहब, कमजोर ममालिक फिर भी उससे इफेक्ट होते हैं। नहीं, इफेक्ट होते हैं, नहीं निकल जाते हैं। पाकिस्तान को भी लगी थी पाबंदियां, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बनाया अपना, न्यूक्लियर के बाद भी पाबंदियां लगी, न्यूक्लियर धमाका करने के बाद भी। जो जब करना होता है तो कर जाते हैं, पाकिस्तान भी कर जाता है काम, लेकिन जब उसके लिए फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग फैसले, पावरफुल फैसले करने होते हैं। ठीक है, अच्छा बात ये सारी, और प्लानिंग के साथ आपको आगे चलना होता है। तो पाबंदियां लगती रही, बेशुमार सैंक्शंस लगी, लेकिन पाकिस्तान आगे गया। अच्छा, अब पाबंदियों का दौर इसलिए चला गया, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो क्या करेंगे रशिया के अगेंस्ट। रशिया अगर आ जाता है यूक्रेन पे तो क्या करेंगे? पाबंदियां लगा देंगे रशिया पे। रशिया के ऊपर क्या असर पड़ता है पाबंदियां लगाने से? रशिया अपनी जगह चल रहा है। अच्छा भाई, आपको पता है पाबंदियां और किस पे लगी हुई? चाइना पे, अमेरिका ने। चाइना ने अमेरिका पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, तसव्वुर करें। तो अमेरिका ने चाइना पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो चाइना रुक गया पाबंदियां अमेरिका के लगाने से। इशू ये है सारा। अब यहां पे सवाल खड़ा हो गया है कि प्रेसिडेंट पुतिन, ये रशिया, जो मैंने कहा था ना कि इस वक्त अभी तक किसी को नहीं पता कि अल्टीमेटली क्या प्रेसिडेंट पुतिन क्या करते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या करते हैं। आइडियली ये होना चाहिए, मुझे नहीं पता क्या, आइडियली ये होना चाहिए कि अगर इंडिया को एक तो डिफेंस के जो भी करना है उनको करें, तो किसके लिए कर रहे हैं? S-400 कैसे क्यों ले रहे हैं? असॉल्ट राइफल्स किसके अगेंस्ट यूज होंगी? चाइना के अगेंस्ट यूज होंगी? बात ही करनी चाहिए कि क्या रशिया जो है वो कोई मीडिएट कर सकता है कि इंडिया और चाइना की लड़ाई जो हो रही है उसके दरमियान रशिया को ऐसा रोल प्ले करे। ये बात हो, असल में ये बात होनी चाहिए। ठीक है, ताकि दो मुल्क, बड़े मुल्क जो एक एक अरब से ज्यादा आबादी, वो आपस में उनकी ये एक्सक्लेशन ना हो कम से कम। मतलब अगर जहां है कम से कम वहीं रहें। ये जो सर्दियों का मौसम है, इसमें अगर पीछे नहीं हट रहे तो आगे कोई तनाव ना हो, ये बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो लड़ाई की तरफ मामला आगे जाए। लेकिन देखना, इसमें प्रेसिडेंट पुतिन को रोल प्ले करें तो मेरा ख्याल से वो इंडिया को, बजाय इसके कि वो जो, लेकिन उसमें फिर अमेरिका क्या करेगा? और ये जो होते हैं ना कि ट्विटर का बना दिया, गूगल का बना दिया, ये बना दिया, फलां बना दिया, ये बड़ा अच्छा है, लेकिन ये भी एक तरह से आप समझेंगे, ये भी एक तरह से आपको ऑब्लाइज कर रहे हो। अमेरिका के अपने लोग नहीं है अमेरिका के पास, देख रहे होते हैं कि यार देखें कितना जबरदस्त है भारतीय नजाद, क्योंकि वहां ड्यूल नेशनलिटी आप नहीं रख सकते ना, एक छोड़ना पड़ता है आपको पासपोर्ट। तो वो मतलब भारतीय नजाद जो है ना, वो ये हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं उनकी, ये सारे हर जगह मौजूद हैं। लेकिन जा वो अब रशिया के पास रहा है इंडिया अपनी डिफेंस डील्स करने के लिए। अच्छा, तो ये अब वही सवाल आ गया कि पाबंदियां, सैंक्शंस जो टर्की पे लगी, टर्की ने आज ये सवाल रेस किया अपने मीडिया में, और टर्की ने ये जो फोर्थ स्लाइड है कि रशियन S-400 विल इंडिया फेस US सैंक्शंस लाइक टर्की डिड, क्योंकि इस सवाल को अब टर्की उठाएगा कि आपने हमारे ऊपर तो लगा दी थी S-400 पे पाबंदियां, तो इंडिया पे क्यों नहीं लगाई? तो टर्की इसको उठाएगा इस सवाल को। अच्छा, दूसरी जो बात है वो बात यह है कि ये पिछले साल, अच्छा यानी अब देखिए ना, वो कह रहे हैं कि जी असॉल्ट राइफल्स के ऊपर जो मुआहदा है उसके वो हम ना कर सकें, लेकिन S-400 हो जाएगा। अमेरिका भी इस मौके पे खड़ा है, क्योंकि एक विंडो पूरी दुनिया में खुलेगी, पूरी दुनिया में ऑलरेडी खुल चुकी है। UAE जो है उन्होंने मुआहदा कर लिया है रशिया के साथ, अगर अमेरिकन F-35 के ऊपर पाबंदी। कई मुल्क जो हैं, अमेरिका देखिए उनकी पूरी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, वो अगर दूसरे मुल्क असला नहीं ले रहे और पाबंदियां भी नहीं, तो रशिया कह रहा है आप लें। अच्छा, रशिया कोई कंडीशंस भी, चाइना और रशिया कोई कंडीशन नहीं लगाता कि आपके जमहूरियत हो, ऐसे हो वैसे हो। मोदी जैसी शख्स साहब को सूट करती हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन इशू यह है कि वो जमीन का इशू है। मतलब वो एक इशू ऐसा है जो जहां बॉर्डर नहीं है,
और क्या इंडिया, जो मैंने आपसे कहा ना 30 सालों की है ये डिप्लोमेसी इंडिया और रशिया की, जो मैंने कल भी बात की थी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके और फिर मनमोहन सिंह और फिर साहब, तो क्या सवाल ये है कि क्या उस तमाम जो डिप्लोमेसी हुई थी और डायस्पोरा इंडिया का, क्या अमेरिका या रशिया या चाइना, मतलब क्या दोनों, और क्या रशिया का असला चाइना के अगेंस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। आज ही एक और काम हुआ है, और ये काम हुआ है रशिया ने आज, सॉरी चाइना ने एक और काम किया है। जो साउथ ईस्ट एशिया है, यानी इस तरफ इंडिया के, यानी साउथ ईस्ट एशिया, वहां पे एक ही लैंडलॉक, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक ही लैंडलॉक मुल्क है, यानी चारों तरफ उसके जो है वो आप समझें कि मुल्क हैं, और वह लाओस, ठीक है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। एक तरफ के वियतनाम है, एक तरफ उसके थाईलैंड है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ उसके जो है वो अगर आप मैप में देखें तो एक तरफ मेरा ख्याल है कि उसके म्यांमार है, ठीक है, इस तरफ म्यांमार, और लैंडलॉक है। अच्छा, अब उनका चाइना और लाओस के दरमियान को 1000 किलोमीटर तवील रेल का आज आगाज हो गया है, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कौन सा, साउथ ईस्ट एशिया वाला, जिसमें आगे चाइना ने वियतनाम तक जाना है और थाईलैंड तक आना है। तो लाओस की स्टार्ट कर दिया आज उन्होंने, और 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 1000 से ज्यादा किलोमीटर का फासला 10 घंटे से कम में तय होगा। पहाड़ और खंदकें और इधर उधर, ये पूरा जो एक इलाका है, उससे ट्रेन चलेगी, हाई स्पीड ट्रेन, और वो ट्रेन जो है वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और दोनों मुल्कों के जो प्रीमियर्सी थे वहां से, और वहां से जो, तो उसको उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया है। अगर हम ग्लोबल, मैं सिर्फ ग्लोबल टाइम्स का टाइटल देखूं तो आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने इसकी सेलिब्रेशन कैसे की है। इसकी सेलिब्रेशन उन्होंने ऐसे की है कि ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि चाइना लाओस रेलवे रोर्स, यानी एक आवाज के साथ, ठीक है, स्विंग ब्रिंग्स लाओस इनटू मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एरा एम BRI इंडिया। अच्छा जी, और फिर उसके बाद साउथ चाइना सी एच चाइना बैक बेल्ट एंड रोड रेलवेज ओपन हाई स्पीड चेंज हेड्स टू लाओस, लाओस उन्होंने खोल दिया। और उसके बाद जनाब वॉइस ऑफ अमेरिका कह रहा है चाइना लॉन्चेस हाई स्पीड रेल थ्रू लाओस इन फर्स्ट लेग ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कॉरिडोर। पहला है ये साउथ ईस्ट एशिया कॉरिडोर, आज से ऑपरेटिव हो गया। आज का दिन जो है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आज पहली ट्रेन चली है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो एक इस तरफ आ रहा है ये ग्वादर तक, लेकिन जो उस तरफ है इंडिया के उस तरफ, ये साउथ ईस्ट एशिया, उसका पहला प्रोजेक्ट आज ऑपरेशनल हो गया है, सही हो गया इस ट्रेन की सूरत में। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे सियासी मामला पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप चूंकि आलमी मामलात पर बात कर रहे थे, लेकिन मुल्क की सियासत पर आपसे जान लेते हैं। नून लीग की क़यादत से जो आज फारूक सत्तार साहब की मुलाकात हुई है, हुकूमती इत्तेहादी है, बहुत अहम, नहीं हुकूमती इत्तेहादी नहीं है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो हैं वो MQM से अलग हैं, कुछ अरसे से MQM पाकिस्तान से अलग हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, और मतलब ताल्लुकात अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक पाक सरज़मीन पार्टी बन गई थी, एक MQM पाकिस्तान, और फारूक सत्तार साहब जो हैं वो वक्ती तौर पे एक अलग उनका एक ग्रुप बन गया। इख्तलाफात कुछ थोड़े से तो हाँ साथ ही हैं, लेकिन थोड़े से उनके आपस में। लेकिन उन्होंने जो बात आज की है डॉक्टर फारूक सत्तार ने, वो बात ये है, देखें जो जमातें हैं ना, जो मैं आपसे कहता हूँ कि ये बल्दियाती निज़ाम है, ये गली मोहल्ले और सड़कों के जो मसाइल हैं ना, जब तक वहाँ पर सियासी जमातें नहीं जाएंगी, जब तक बल्दियाती इलेक्शंस नहीं होंगे, ये जो वाक़या आज पेश आया ये फिर दोबारा होगा, फिर होगा, क्योंकि सियासतदान, कौमी असम्बली, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद, जब तक हमारी जो एलीट है मुल्क की वो नीचे बल्दियाती निज़ाम तक नहीं जाएगी, ठीक है, गली मोहल्ले में वहाँ पर मसाइल कैसे हैं, क्या कर रहा है, कौन क्या हो रहा है, स्कूल का क्या बना, हस्पताल, ये मसले हल नहीं। ये बल्दियाती इलेक्शंस होना लाजिम है, जो कि वफाकी हुकूमत भी हमेशा जो भी हो, और सूबाई हुकूमत खास तौर पे, क्योंकि होता है कि फंड्स हमारे इख्तियारात नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना। मतलब आप सोचें ना, लाहौर में जाएं या आप कराची में जाएं तो वजीर आला भी हों, गवर्नर भी हों, साथ एक मेयर भी खड़ा हो जो ज़्यादा पावरफुल हो,
या लाहौर उतरे तो लाहौर का मेयर भी खड़ा हो। तो मतलब एक एक होता है ना कि यार एक मिनट ठहर जाओ यार, मेरी पोजीशन नहीं आ रही। तो मतलब है कि वज़ीर आज़म है, गवर्नर कहाँ से आ गया, गवर्नर सोच रहा है वज़ीर आला कहाँ से आ गया, अरे वो मेयर भी आ गया। जो मेयर नुमाइंदा होता है असल। और ये गांव के अंदर भी, देहातों में भी, बाकी जिलों में भी ऐसे ही होता है। वहाँ उस जगह का मेयर है, उस जगह का नाज़िम है, काउंसिलर, वो प्रॉपर उस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं और वो सब एक होते हैं। वहां पर जमाती बुनियाद जो भी हो, सारे मोहल्ले में, गलियों में, देहातों में, सब एक तरह। अब मसला यह है कि वहां पर जो ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ठीक है, जो ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जो बैठ के इस्लामाबाद, ईवान, इधर उधर, नीचे बल्दियाती लेवल पे क्या हो रहा है, ठीक है, गली मोहल्ले सड़क पे, वो इलेक्शंस के दिनों में गए, वो भी छोड़ो, क्या जाने की जरूरत है, वोट खरीद लो या कोई ये कर लो जो हो रहा है। उसके नतीजे में आपके स्टूडेंट यूनियंस बैन है मुल्क में, तो स्टूडेंट्स नहीं आगे आ रहे। उसके बाद आपके जो नीचे से उभर के आती है लीडरशिप, वो लीडरशिप उभर के नहीं आ रही बल्दियाती इलेक्शंस के नतीजे में। सेनेट का क्या मेयार है वो हमारे सामने है, कौमी असेंबली में जो कुछ हो रहा है मैं बात नहीं कर। इशू ये है कि बल्दियाती इलेक्शंस एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से ये ऊपर पता ही नहीं चलता कि नीचे क्या हो रहा है गली मोहल्ले में। अब वो जो बात, अब छोड़ देंगे बात एमक्यूएम ने की है, नून ने की है, या पीटीआई ने, किसी ने की है। कराची में 14 सीटें पीटीआई की। हमारे दोस्त अहबाब में सारे, लेकिन इस्लामाबाद में रहते हैं सारे। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के जो एमएनएज हैं वो भी इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन वो पंजाब चले जाते हैं, करीबी है। लेकिन जो कराची से हैं वो तो यहीं रहते हैं, वो तो कराची में नहीं होते। बहुत सारी शख्सियत। एमक्यूएम का एक अच्छा है बुरम इशू जो भी आप जैसे भी कहेंगे, वो वापस खिंचे रहते थे वो अपने इलाकों के अंदर, क्योंकि उनकी गली मोहल्ला, और ये जमात इस्लामी के साथ भी है, जमात इस्लामी भी गली मोहल्ला, ठीक है, ये गली मोहल्ला बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जो अपने गली मोहल्लों में मौजूद है ना, उनके पास पब्लिक पल्स है। पब्लिक पल्स माशी टीम के पास नहीं होगी। नहीं, शेख साहब के पास मुझे नहीं पता कि महंगाई के हवाले से तो होनी चाहिए उनके पास, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा। गली मोहल्ले थड़े में जिसको नहीं पता ना कि क्या इशू है, कि लोग सुबह, आम आदमी का कोई कंसर्न, इतना करंट डेफिसिट हो गया तो ये हो गया तो फलां हो गया तो जीडीपी को, उसका इशू है कि सुबह मेरी गैस आएगी नहीं आएगी, बच्चे की फीस, खुदकुशी की है नौजवान ने, उसका क्या इशू था? ये कि करंट डेफिसिट बढ़ गया हमारा तो हमारी बरामदात बढ़ जाएंगी, तो दरामदात अंदर हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा, तो आईएमएफ ने, उसका क्या ताल्लुक है इस बात से? उसका ताल्लुक ये है कि सुबह गैस आएगी नहीं आएगी, सुबह बच्चे की फीस देनी है कि नहीं देनी, बिजली का बिल कितना आ गया इस महीने, और ज्यादा आ गया तो क्यों आ गया, कम आ गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, ज्यादा आ गया तो किसी से पूछ नहीं सकता, वो उसकी पहुंच ही नहीं है। बात यह है कि ये बल्दियाती इलेक्शन होने जरूरी हैं और ये इनको जल्दी करवाया जाए। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, खित्ते के हवाले से मैं बात कर रहा था ना, देखें, अब एक बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सपेक्ट आप नहीं कर रहे होते। मतलब यूएई, सऊदी अरेबिया और टर्की का करीब आना, ठीक है, अचानक दूरी और फिर करीब आ जाना, और टर्की और सऊदी अरेबिया का और यूएई का एक तारीखी मामला खराब रहा है, और हम क्यों जानते हैं, अरे को पता है। जैसे रशिया और तुर्की का मामला खराब रहा है, उस तरह तुर्की और अरब मुल्कों को भी तो रहा है ना। तारीख तो बदल नहीं सकते। सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई थी तो अरब ममालिक बने थे ना। लॉरेंस ऑफ अरेबिया कौन था? ये सारी सल्तनत उस्मानिया, शरीफ मक्का, ये ऐसे ही था ना। यहाँ लॉरेंस, सल्तनत उस्मानिया, सारे अरब ममालिक यहाँ पे आए। लेकिन तो एक तारीखी मामला रहता है। लेकिन ये जो बड़ा है मामला यूएई और सऊदी अरेबिया और टर्की का, इसमें कमाल की बात देखें कि यूएई और टर्की के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए उसमें हमास डिस्कस नहीं हुई। मैं कभी चेक करता रहा कि क्योंकि टर्की ने, जाहिर है कि अखवान मुस्लिमून और हमास, वहां पे उनकी नेशनलिटी या जो भी सपोर्ट है, इस पूरे मुआहदे में यूएई और टर्की का जिक्र ही नहीं आया। अब देखिए मुल्क किस तरह से अपनी वो पॉलिसीज, मेरा ही ख्याल था कि शायद इसमें ये बहुत एक बड़ा इशू होगा कि जी आप अखवान को सपोर्ट करते हैं या मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ, मोहम्मद मुर्सी के साथ थे हम उनके, नहीं, जिक्र ही नहीं आया। वो बेल आउट किया उनको, और टर्की निकल जाएगा उसमें से, टर्की उसमें से निकल जाएगा। मैंने कहा नहीं, पाबंदियों से निकल जाते हैं मुल्क। ईरान कितनी लगी, हम पे कितनी लगी पाबंदी। इशू ये होता है कि आपने स्ट्रेटेजी क्या बनानी है आगे। क्या स्ट्रेटेजी आपकी ये है कि चंद एक अगला इलेक्शन हमने जीतना है, या हमारी क्या सारी में अक्रॉस द बोर्ड, अब हम भी उसी का हिस्सा हैं।
या हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हमने अपनी अगली नस्ल को, बच्चों को कितना कर्जा छोड़ के जाना है उनके सरों पे, या दौड़ जाना है और पता ही नहीं चलना कि गए कितने लोग। अच्छी अच्छी बुरी जैसी जिंदगियां इस नस्ल ने जो इस वक्त अपनी यानी आप समझ लें कि जिनको हम बड़े कहते हैं गुजार ली, आगे बच्चों ने कैसे, नौजवान, एक नौजवान छलांग लगा रहा है, एक नौजवान जला रहा है किसी इंसान को। क्यों जला रहा है, क्या हो गया है, कि क्या क्या क्या, जब तक आप, मैंने आपसे कहा ना कि इखलाकियात और माशरे की तामीर इतना बड़ा इशू है इस वक्त कि आप अगर उनके सामने रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो वो वक्त आ जाएगा कि लोग कहेंगे यार एक मिनट, हमारे बच्चे कहीं इन अकाबरीन को ना देखना शुरू कर दें, इनकी बातें ना सुने। ठीक है, क्यों मुल्क की सियासत कहां चल रही है, इसकी टेप आ गई, उसकी टेप आ गई, इसने ये कह दिया, उसने, मतलब वो नहीं है कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब एक शायरी कर रहे हैं, मौलाना कौसर नियाज़ी एक नज़म पढ़ रहे हैं, अता बुखारी साहब को तकरीर कर रहे हैं तो लोग जो हैं वो झूम रहे हैं, शोरश काश्मीरी साहब हैं। मतलब लोग सियासत में, ऐसे लोग जो सियासत में भी हैं लेकिन उसके साथ साथ जो है वो दूसरी साइड के ऊपर भी आप उनको देखें वो गरमा रहे हैं। मतलब है कि उनकी शो, मतलब खूबसूरती, उनके जुमले, उनके, अब ये मसला ये आ गया है, सबसे बड़ा इखलाकियात का सत्यानाश, बेड़ा गर्क हो गया। दूसरी बात, ये नीचे हो क्या रहा है, ऊपर बैठे हुए लोग मार दो, टांग दो, फेंक दो, वो पागल था जिसने खुदकुशी कर ली, वो ट्रेनों को आग लग गई, 70 लोग मर गए, कुछ नहीं पता, वो किसी ने ये आप देखें नहीं जो सोशल क्राइम्स हो रहे हैं इस्लामाबाद में, लड़की की गर्दन काट दी, उसका कुछ नहीं पता, उसने उसको मार दिया, बच्चों से ज्यादतियां, झगड़े, फंसा। इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है अवाम में और हमारे अकाबरीन में कि मेरा ख्याल था कि शायद पल्स पे हाथ होगा, अवाम की पल्स पे, लेकिन वो फिलहाल लगता है सबका अपनी पल्स पे हाथ है। बहुत शुक्रिया जो डॉक्टर साहब। और मैं आपको बताऊं, वाहिद तरीका ये होता है कि आप उनके साथ जब जोड़ने का एक ही तरीका, जो कि जमहूरी तरीका होता है कि आप तक बल्दियाती इलेक्शंस आपके पास बिल्कुल, आप कहते हैं उस इलाके में कि आप नाजमीन के साथ और ऊपर से फिर आप कनेक्ट करते हैं आपकी ऊपर की क़यादत। लेकिन अगर एमपीएस गायब हों, एमएनएस गायब हों और बल्दियाती निजाम जो कि स्ट्रक्चर है गली में, जो बनता ही इसीलिए गली मोहल्ले में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और वो कहते हैं पाकिस्तानी प्रोग्राम का निजाम। वक्त खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब, कल इंशाल्लाह दोबारा इस पर मजीद बात करेंगे आपसे नाज़रीन। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अब देखिए सादिक खान साहब पाकिस्तानी निजाद मेयर हैं, लेकिन हमको पाकिस्तानी बनाते। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।